हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय आधुनिक इतिहास में अध्याय 24 गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राजा जी के नाम से भी जाने जाते थे। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे दक्षिण भारत में कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में वे मद्रास प्रांत के प्रधानमंत्री चुने गए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। उसने 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक समय तक भारत का वायसराय रहने वाले लॉर्ड कर्जन थे। आइए इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। उपर्युक्त वायसरायों में से सर्वाधिक समय तक लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। यह लोकप्रिय नहीं थे, यह अलोकप्रिय वायसराय थे। इसी के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ, जो 1905 में हुआ था। कर्जन ने सिंचाई आयोग तथा पुलिस आयोग का भी गठन किया था। रेलवे का सर्वाधिक विकास भी इसी के कार्यकाल में हुआ। भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाला वायसराय लॉर्ड लिनलिथिगो था, जो 1936 से 43 ईस्वी तक भारत में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया था? 1858 ईस्वी में घोषित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1898 ईस्वी में घोषित किया गया। 1 जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। इसमें साम्राज्ञी द्वारा घोषणा की गई थी कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। उसके शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई को वह बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नहम ने या सर हरकोर्ट बटलर ने? तो 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाने वाले थे लॉर्ड कैनिंग। किन्होंने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस उद्घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अधिकार ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। राजाओं को उनके उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई तथा लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है।
आइए डेफिनेशन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1797 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में स्थायी बंदोबस्त, पुलिस व्यवस्था एवं सिविल सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी। उसने राजस्व एवं न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो पूर्वी रेलवे ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, या मद्रास रेलवे ने, या फिर अवध तिरहुत रेलवे ने। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने प्रारंभ की थी। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य चलाई गई। इस रेल यात्रा का प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत, तार, डाकघर, डाक सुधार एवं चार्ल्स वुड का डिस्पैच उच्च शिक्षा के लिए लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। भारत में सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिशों के प्रभुत्व को स्थापित करना था। वेलेजली ने 1799 ईस्वी में मेहदी हसन को तथा 1800 ईस्वी में जॉन मैल्कम को बहुमूल्य उपहारों के साथ ईरान के शाह के दरबार में भेजा। 1800 ईस्वी में नेपोलियन के आक्रमण को रोकने के लिए जनरल बेयर्ड के अधीन एक सेना मिस्र भेजी गई, किंतु इससे पूर्व ही नेपोलियन आत्मसमर्पण कर चुका था, अतः यह सेना वापस लौट आई। वायसराय की हत्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन की, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड मायो की, या लॉर्ड मिंटो की? तो किस वायसराय की हत्या की गई थी एक दंडित अपराधी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जब वह भ्रमण पर थे? तो लॉर्ड मायो की गई थी। लॉर्ड मायो की हत्या की गई थी। लॉर्ड मायो एकमात्र एक ऐसा वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान एक अफगानी व्यक्ति शेर अली द्वारा 1872 ईस्वी में अंडमान निकोबार में की गई। इसके कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना की गई एवं भारत की प्रथम जनगणना की भी शुरुआत हुई थी। कृषि विभाग की स्थापना 1872 में हुई थी और भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत भी 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के, लॉर्ड हेस्टिंग्स के, लॉर्ड वेलेजली, या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सुगौली की संधि हुई और नेपाल के द्वारा इस संधि के अनुसार गढ़वाल, कुमायूं, शिमला, रानीखेत एवं नैनीताल आदि क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसका सबसे बड़ा लाभ गोरखों या अंग्रेजी सेना में भर्ती होना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, या सर जॉन शोर ने? तो कौन वो एक गवर्नर जनरल था जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलनबरो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1843 के एक्ट वी द्वारा भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसके कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल भी कहा जाता है। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? सर जॉनसोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग से या लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग से। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल था 1813 से 1823 के कार्यकाल में तृतीय तथा अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध 1817 और 18 के मध्य जो लड़ा हुआ था, आरंभ हुआ था। इस युद्ध में पूना के अंग्रेज रेजिडेंट एलिफंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को मराठों के पद की प्रधानता त्यागने पर विवश किया। इसके परिणाम स्वरूप 13 जून 1817 को पूना की संधि हुई तथा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14। निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? निम्नलिखित में से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो जेम्स आउट्रम, बिशप आर हेबर, W.H. स्लीमैन या जनरल लो? तो हमारा जवाब हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा जेम्स आउट्रम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जेम्स आउट्रम 1854 ईस्वी में अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। 1856 ईस्वी में अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर किया गया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड लिटन द्वारा? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। इसके अनेक सुधारात्मक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन की शुरुआत थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय बोर्ड बनाए गए तथा जिलों में तहसील बोर्ड, जिला उप विभाग बनाने की योजना बनाई गई। नगरों में नगर पालिका का गठन किया गया। इन संस्थाओं में गैर सरकारी सदस्यों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। क्वेश्चन नंबर 16 है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला था विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। इसने 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा विधवाओं के सती होने को प्रतिबंधित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, तत्पश्चात इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर ने, जोधपुर के राजपूतों ने या मैसूर के शासक ने? तो सहायक संधि स्वीकार नहीं करने वाले थे इंदौर के होलकर। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली कंपनी को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। इसकी यह साम्राज्यवादी योजना सहायक संधि के रूप में सामने आई। इसके अंतर्गत जिन रियासतों से संधि की जाती थी, वे रियासतें ब्रिटिश मध्यस्थता के बिना अपनी विदेशी एवं सैन्य नीति का संचालन नहीं कर सकती थी। इंदौर के होलकर द्वारा सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रीडिंग? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड हार्डिंग 1910 ईस्वी में भारत के वायसराय बने। हार्डिंग के समय 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के आगमन पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी आयोजन के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई एवं बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने अपने शासनकाल में वर्ष 1899 में सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग, वर्ष 1901 में सर कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग तथा 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया। इसी के शासनकाल में सहकारी उदार समिति अधिनियम पारित किया गया तथा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम के मध्य, अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य, फ्रांसीसियों तथा बाजीराव प्रथम के मध्य, या डी है डचों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। तो 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 को बसीन की संधि संपन्न हुई। इस सहायक संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट रखना एवं 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्विशासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? तो द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम से हुई संधि के तहत कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। यहीं से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। द्वैध शासन का जनक लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ऑप्शन ए वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी सर जॉर्ज बार्लो? तो वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो सर जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में हुआ था। वेल्लोर का विद्रोह 1806 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में हुआ। यह भारतीय सैनिकों का प्रथम धार्मिक विद्रोह था। इस समय वेल्लोर का शासक लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुंडवाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा को, अमला को या जमींदार को? तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो दरोगा को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति एवं इसका पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। वर्ष 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर दरोगा की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, लिटन के समय में या कर्जन के समय में? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, चार्ल्स मेटकाफ ने या लॉर्ड
मेयो ने। तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण वर्ष 1870 में लॉर्ड मेयो ने किया था। इसने प्रांतीय सरकारों को अपने स्थानीय वित्त और कार्यों के प्रबंधन के लिए विकेंद्रीकरण की नीति के साथ स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए जिम्मेदार बनाने का पहला व्यवस्थित प्रयास किया तथा उन्होंने प्रांतीय सरकारों को अपने बजट को संतुलित करने के लिए स्थानीय कराधान का सहारा लेने के लिए अधिकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था। रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उपविभाग, तालुका अथवा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, उसे देखना है। तो आइए देखते हैं कौन इसमें एक सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे। सही सुमेलित इस प्रकार हैं, देख लेते हैं इन्हें भी। लॉर्ड एलनबरो, सिंध का ब्रिटिश राज्य में अगस्त 1843 में विलय। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलय। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।